जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आप सभी की लगातार डिमांड आ रही है कि सर M2R5 की वीडियो बनाइए, M2R5 का पढ़ाइए। तो आपका जो सेकंड मॉड्यूल है M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग, इसकी एक वीडियो ये है। इसमें थ्योरिकल थोड़ा डिस्कस करेंगे, यानी आपको थ्योरी के बारे में थोड़ा बताएंगे इसमें। और इस वीडियो के बाद एक MCQ की वीडियो आएगी जो इस क्लास के बेस पर होगी, यानी इस क्लास को जो देखेगा वो उस क्लास को अगर देख लेगा तो आपका लगभग क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट जो M2R5 को लेकर आपके मन में होते हैं। इस क्लास को ज़रूर देख लेना, ये ना सोचें कि हमारा तो MCQ एग्ज़ाम आएगा तो हम थ्योरी वाली वीडियो क्यों देखें। इसमें आपको बहुत सारा समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, जो आपको MCQ वाली वीडियो में हेल्प करेगा, ताकि आप ऑप्शन को पहचानने में, उसको समझने में आपको आसानी हो। तो इस वीडियो को सभी बच्चे ज़रूर देख लें जो M2R5 का एग्ज़ाम जुलाई 2022 में देंगे। वो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है, ध्यान से देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश करना, ताकि आपको जब आपके सामने MCQ वाले ऑप्शन आए, MCQ वाले क्वेश्चन आए, तो उनमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो, उसमें आपको ये नहीं लगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास होगी, इसमें आपको थ्योरिकल थोड़ा समझाया जाएगा और इसके बाद एक वीडियो आएगी, उसमें आपके सारे MCQ डिस्कस कर लिए जाएंगे जो इस वीडियो के बेस पर होंगे। जिन बच्चों ने M1R5 की क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख लेना, प्लेलिस्ट उसकी बना दी गई है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, जुलाई 2023 की एक प्लेलिस्ट है M1R5, उसमें सारी वीडियो आपकी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगी। तो M1R5 वाले बच्चे वहाँ से देख सकते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन, ओ लेवल के जो भी नोट्स हैं और नेरेट का जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाता है सबसे पहले। तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें सभी बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वेबसाइट क्या है। वेबसाइट जो होती है M2R5 और M3R5 से बच्चों को ज़्यादा डर लगता है, लेकिन केवल एक ही मॉड्यूल है जो मुझे भी लगता है कि जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो है आपका M3R5 यानी पाइथन। M2R5 M1R5 के ही थोड़ा समान है, इसमें बस HTML की जो लैंग्वेज आ जाती है, कोडिंग, उससे बच्चों को डर लगता है। तो इसमें आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं। M2R5 में M1R5 की तरह ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोडिंग नहीं देते हैं पाइथन की तरह कि बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए प्रोग्राम के, उसका आउटपुट निकालिए। M2R5 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ध्यान से भी पढ़ लिया है तो आप उसको कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन M2R5 में नहीं आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वेबसाइट क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MCQ क्वेश्चन कैसे बनेंगे इससे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। ठीक है, तो वेबसाइट कितने प्रकार, वेब पहले ये बताना है आपको कि वेबसाइट क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। एक वेबसाइट पब्लिकली इंटरनेट पर अवेलेबल वेब पेज और रिलेटेड कंटेंट का एक कलेक्शन है। जैसे आप एक वेबसाइट से तो आप सभी परिचित हैं, सबकी अपनी अलग अलग वेबसाइट होती हैं। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट की अपनी एक वेबसाइट होती है, कॉलेजों की अपनी अलग वेबसाइट होती हैं, तो सबकी उसमें आपको मिलता क्या है, वेबसाइट में रिलेटेड कंटेंट जो आप ढूंढना चाहते हैं, उसमें आपको वेब पेज मिलते हैं। ठीक है, उसमें आपको लिंक वगैरह भी मिलते हैं, जिस पे क्लिक करके आप और पेज पे कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं आपको। वीडियो मिल जाती हैं, फ़ोटोज़ मिल जाते हैं। उस वेबसाइट पर आपको क्या क्या मिलता है ये आपको पता है, वो क्या है, रिलेटेड कंटेंट का एक कलेक्शन है, जिसे एक सामान्य डोमेन नेम से पहचाना जाता है। डोमेन नेम क्या होता है सर, आपने सुना होगा .gov सुना होगा आपने, ठीक है, .int सुना होगा आपने। ये सभी डोमेन नेम होते हैं, जिससे आपको .com सुना होगा आपने, COM। ठीक है, यानी ये कमर्शियल वेबसाइट का डोमेन नेम है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट का डोमेन नेम है। इसी तरीके से education.edu, ये भी एक डोमेन नेम है। यानी सारे के सारे डोमेन नेम होते हैं जो किसी वेबसाइट के डोमेन नेम से इनको पहचाना जाता है कि ये वेबसाइट किस तरीके की है, कमर्शियल है, एजुकेशनल है, गवर्नमेंट है, किस तरीके की है, उसको क्या दिया जाता है, एक डोमेन नेम दिया जाता है। डोमेन नेम आपको पता चल गया क्या होता है। और इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि ये किसका डोमेन नेम है, जैसे .edu दे देगा। ठीक है, .edu आपको ऑप्शन में दे देगा, .com यानी com दे देगा, .gov दे देगा। तो पूछेगा इसमें से कमर्शियल डोमेन नेम कौन सा है, तो .com आपका कमर्शियल वेबसाइट वो कमर्शियल डोमेन नेम हो जाएगा। इस तरीके से आपसे MCQ में क्वेश्चन पूछता है, डिस्कस करेंगे इस पे अभी। ठीक है, उसके बाद है, कम से कम वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। सभी पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट सामूहिक रूप से वर्ल्ड वाइड वेब का गठन करती हैं। www की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पता चल गई। यहाँ से आपको क्वेश्चन अपने आप ही तैयार करने हैं, जो आपको MCQ में आएंगे वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे।
WWW की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आपको एक क्वेश्चन बन गया, वर्ल्ड वाइड वेब होती है, ठीक है। इसकी स्थापना किसने करी? टिम बर्नर्स-ली ने, यह भी आपको पता है। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने हैं। वेबसाइट क्या है ये आपको पता चल गया, और यह कितने प्रकार की होती है ये अब आपको बताना है। वेबसाइट कितने प्रकार की होती है? वेबसाइट मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में क्या फ़र्क है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि वेबसाइट कितने प्रकार की होती है, तो बता देना दो प्रकार की होती है। स्टैटिक और डायनेमिक ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी वेबसाइट का प्रकार है। स्टैटिक दे देगा, दो तीन नाम और दे देगा, तो पूछेगा कि कौन सा सही है, तो उसमें से जो स्टैटिक है या डायनेमिक है कोई एक देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। स्टैटिक वेबसाइट वे वेबसाइट होती हैं जिनके वेब पेज में निश्चित कंटेंट होते हैं, निश्चित कंटेंट होते हैं। इस तरह की वेबसाइट में हर यूज़र को एक ही कंटेंट दिखाई देता है, चाहे वह दुनिया में कहीं से भी उसे एक्सेस कर रहा हो, कहीं से भी उसको देख रहा हो, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट बनाना काफ़ी आसान होता है, इस तरीके की वेबसाइट बनाना काफ़ी आसान होता है। एचटीएमएल कोडिंग से ही आप ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जिनको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, क्योंकि इनमें बस एचटीएमएल कोडिंग की ज़रूरत होती है। स्टैटिक वेबसाइट में किसी तरह के डाटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही किसी वेब प्रोग्रामिंग की। इसमें खर्चा भी थोड़ा कम आता है, ज़्यादा खर्च की इसमें ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके की वेबसाइट ईजिली बनाई जा सकती हैं एचटीएमएल कोडिंग का यूज़ करके, ठीक है। तो कौन सी वेबसाइट होती है? वो स्टैटिक वेबसाइट होती है। तीन चार बात याद रखनी है, इसमें कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी देख सकता है दुनिया भर में, ठीक है। बनाना इनको काफ़ी आसान होता है, एचटीएमएल कोडिंग से बना सकते हैं, और इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होती है? डायनेमिक वेबसाइट वे वेबसाइट होती है जो जिसका कंटेंट हर यूज़र के अनुसार बदलता रहता है। बदलेगा कैसे? इससे वो यूज़र उस वेबसाइट से काफ़ी अच्छी तरह जुड़ पाता है। इसमें एचटीएमएल के अलावा और भी कई सारे प्रोग्रामिंग के साथ साथ डाटाबेस का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन आपका स्टैटिक में नहीं किया जाता डाटाबेस का इस्तेमाल, लेकिन डायनेमिक में किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट पे कोई कोर्स परचेज़ किया है, तो उसको आपकी एक लॉगिन आईडी दी जाती है। तो वही लॉगिन उसमें कर सकता है जिसके पास वो आईडी पासवर्ड है, कोई और तो कर नहीं सकता। तो आप उस वेबसाइट के पर्सनल यूज़र बन जाते हैं, ठीक है। यानी आप ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो आप ही देख सकते हैं, कोई अदर पर्सन नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये होती है डायनेमिक वेबसाइट। इनको बनाने में थोड़ा खर्च भी ज़्यादा लगता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसमें ज़्यादा लगती है एचटीएमएल के अलावा भी, ठीक है। तो ये इसमें अंतर होता है। इसे बनाने के लिए दोनों सर्वर साइड, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि वेबसाइट, इसमें आपसे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू में, तो वो सारे आप यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचटीएमएल लिस्ट में। एचटीएमएल में लिस्ट एलिमेंट की व्याख्या करनी है। एचटीएमएल में एचटीएमएल की फुल फॉर्म यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को पॉइंट्स में शो कराने के लिए लिस्ट का उपयोग किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उसको पॉइंट में शो कराना है, तो इसका लिस्ट का यूज़ करते हैं। लिस्ट डिफाइन करने के लिए लिस्ट एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। लिस्ट को डिफाइन करने के लिए लिस्ट एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। एचटीएमएल लिस्ट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को बनाए रखती है और महत्वपूर्ण सूचना को पॉइंट में डिस्प्ले करने में मदद करती है, जिससे हमारा कंटेंट अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल और पठनीय यानी पढ़ा जा सकता है, रीडफुल हो जाता है, ठीक है। लिस्ट का उपयोग आर्टिकल के अलावा वेबसाइट में, नेविगेशन में, मेनू क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट फीचर को डिस्प्ले करने के लिए एचटीएमएल लिस्ट का ही यूज़ किया जाता है। जैसे ई कॉमर्स वाली वेबसाइट या जो अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सारी आपकी ई कॉमर्स वाली वेबसाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक प्रसिद्ध स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट क्या है? एक लैंग्वेज है जिसका उपयोग यूज़र के लिए स्टाइल को इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। इंटरेक्टिव बनाने के लिए इसका उपयोग कूल गेम और वेब आधारित सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, वेबसाइट की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। इस तरीके की लैंग्वेज अब ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। ब्राउज़र क्या होते हैं? फोर क्वेश्चन है, ब्राउज़र क्या होते हैं? किन्हीं तीन वेब ब्राउज़र को परिभाषित भी करना है आपको। वेब ब्राउज़र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे एमसीक्यू में पूछेगा कि कौन सा वेब ब्राउज़र है, तो आपको बताना होगा। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री, जैसे ब्लॉग, वेबसाइट पर उपलब्ध आर्टिकल, इमेज, वीडियो, ऑडियो और गेम आदि देखने में और प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है,
टिम बर्नर्स-ली ने सन 1991 में पहला वेब ब्राउज़र बनाया था जिसका नाम उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब रखा था। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्या ही हो सकता है बताइए M2R5 में। टिम बर्नर्स-ली ने कब 1991 में पहला वेब ब्राउज़र बनाया जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया था WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब उन्होंने रखा था। कब बनाया? 1991 में। किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने। और कौन सा था? WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए एमसीक्यू में। गलत कोई बच्चा नहीं करेगा। 3 प्रकार के वेब ब्राउज़र आपने बताए कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा। पहला है क्रोम, सबसे ज़्यादा और सबसे प्रसिद्ध यानी फेमस यूज़ किया जाने वाला है क्रोम। सभी के फ़ोन में मिल जाएगा और सभी इसको यूज़ भी कर रहे हैं। यह गूगल के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया इंटरनेट ब्राउज़र है। किसके प्लेटफॉर्म पे? गूगल के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया इंटरनेट ब्राउज़र है। इसका अपना अलग लुक है, भाई सभी यूज़ करते हैं। यह तेज़ गति से काम करता है इसलिए थोड़ा फेमस भी है। इसमें कई सारे प्लगइन प्रीलोडेड होते हैं। इसे सितंबर 2008 में लॉन्च किया गया था। डेट याद रखना, क्रोम कब लॉन्च हुआ? 2008 में लॉन्च किया गया था। बाद में इसका मोबाइल वर्जन भी लॉन्च किया गया था जो आप सभी यूज़ करते हैं। तो क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। कब लॉन्च हुआ? 2008 में लॉन्च हुआ। और कौन से प्लेटफॉर्म के लिए? गूगल प्लेटफॉर्म के लिए। तो 3 क्वेश्चन आपके पहले वेब ब्राउज़र से बन गए हैं। नेक्स्ट है मोजिला फायरफॉक्स। यह लगभग 10 साल पुराना है। ये लोकप्रिय इंटरनेट ब्राउज़र है। इसको वर्ष 2002 में मोजिला कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया था। मोजिला फायरफॉक्स एक तेज़ गति का ब्राउज़र है। यह सभी प्रकार के फ़ॉन्ट्स को सपोर्ट करता है। कुछ दिन पहले इसका हिंदी वर्जन भी लॉन्च किया गया था मोजिला फायरफॉक्स का। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज़ 10 में इनबिल्ट नया ब्राउज़र है। यह एड्रेस बार के भीतर वायरस कंट्रोल, सर्च फंक्शनैलिटी और सर्च से संबंधित डायनेमिक जानकारी देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करता है। 3 वेब ब्राउज़र आपके हो गए हैं। पहला क्रोम हो गया आपका, दूसरा मोजिला फायरफॉक्स और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट एज। तीनों के तीनों याद रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट कुकीज़ क्या है? कुकीज़ आप सभी ने सुना होगा और यह कैसे काम करती है ये भी आपको समझना है। यह वीडियो आपको समझाने के लिए है ताकि आप समझ सकें। एमसीक्यू में तो सभी बच्चे कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं जानते कि इनका यूज़ कैसे होता है, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको थोड़ी नॉलेज भी हो M2R5 के बारे में। सब कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना पूरे M2R5 की, उसका निचोड़ इस वीडियो में है। इसलिए थंबनेल पे लिखा है M2R5 का निचोड़, क्योंकि ये है ही वीडियो इस तरीके से। कुकीज़ एक सामान्य टेक्स्ट फाइल होती हैं। क्या होती हैं? टेक्स्ट फाइल होती हैं। जब भी कोई उपयोगकर्ता यानी यूज़र किसी वेबसाइट पर जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कुकीज़ टेक्स्ट फाइल में सेव कर ली जाती हैं। सेव कैसे कर लेते हैं सर? बताएंगे एग्जांपल के तौर पे, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुकी एक सामान्य टेक्स्ट फाइल होती है। जब भी कोई यूज़र किसी वेबसाइट पर जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कुकीज़ टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव कर ली जाती है। यह इन्फॉर्मेशन उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में ही सेव की जाती हैं। जब भी उपयोगकर्ता यानी यूज़र भविष्य में वापस उस वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उपयोगकर्ता की रिक्वेस्ट के साथ उस उपयोगकर्ता की कुकी भी वेब सर्वर को सेंड की जाती हैं। यानी जब भी आप गूगल पे, क्रोम पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अमेज़ोन ओपन किया और उस पर आप कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वो सेव कर ली जाती है कि आपने क्या सर्च किया है, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसको सर्च करेंगे या उससे रिलेटेड कुछ सर्च करेंगे तो वो भी आपके सामने शो हो जाएंगी जो आपने पहले सर्च की थी। यानी ये आप पहले सर्च कर चुके हैं कि आप इसको बाय करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, या आपका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। इसलिए वो आपको फिर से दिखाई जाती है वही चीज़ें जो आपने पहले सर्च की थी कुकीज़ के रूप में। वेब सर्वर को सेंड की जाती हैं। इस प्रकार वेब सर्वर को उस उपयोगकर्ता की इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है जो आपने पहले की थी। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर वेब सर्वर को उस उपयोगकर्ता की प्रेफरेंस के बारे में पता रहता है। क्या पता रहता है? प्रेफरेंस, यानी आप क्या ढूंढना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, ये आप उसको पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि आपने पहले सर्च किया था। साथ ही इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर वेब सर्वर वेब पेज में ज़रूरी चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट है कुकीज़ काम कैसे करती है। कुकीज़ होता क्या है ये आपको बता दिया है। काम कैसे करता है? जैसे आप अपने कंप्यूटर पर देखिए, एग्जांपल बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में समझाया है, कोई भी बच्चा समझ सकता है इसको पढ़ के यहाँ से। जैसे आप अपने कंप्यूटर पर flipkart.com वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं, तो आपने flipkart.com पर क्या क्या सामान खरीदा या क्या क्या आपने सर्च किया या क्या क्या सामान आपने देखा है, उससे संबंधित flipkart.com एक फ़ाइल तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा? flipkart.com।
क्योंकि आप उस वेबसाइट पे हैं, और आपको इंटरनेट ब्राउज़र की कैश मेमोरी में जाकर स्टोर कर देगा। अगली बार जब भी आप इस flipkart.com पर जाएंगे तो आपको flipkart.com वही प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट से संबंधित प्रोडक्ट दिखाएगा जो आपने पहले ख़रीदे हैं या देखे हैं, जो मैंने आपको बताया है। और साथ ही साथ आपकी यूज़र आईडी भी सेव कर लेगा, यूज़र आईडी भी उसके पास आपकी होगी, क्योंकि इसका काम केवल वेबसाइट की लास्ट एक्टिविटी फिर से आपके सामने लाना होता है। क्या, ये मैंने आपको बता दिया है। जो आपने पहले सर्च किया था वही जो एक्टिविटी है, जो सामान आपने पहले देखा या ख़रीदा, वही आपके सामने फिर से लाना कुकीज़ का काम होता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGI क्या है। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया MCQ के लिए, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताना है आपको। वैसे तो आपके एग्जाम में थ्योरिकल नहीं आता है, लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा ये समझ के वीडियो नहीं देखेगा कि MCQ आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी, हम नहीं देखते, तो वो नुकसान होगा उसको, ये आप समझिए। CGI का पूरा नाम कॉमन गेटवे इंटरफेस है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि वेब ब्राउज़र को वेब सर्वर में फॉर्म्स को सबमिट करने तथा प्रोग्राम के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा प्रदान करती है। कॉमन गेटवे इंटरफेस की एक ऐसी सुविधा है जिसमें वेब सर्वर यूज़र की रिक्वेस्ट को वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम को भेजता है और उससे डेटा सूचना को प्राप्त करके यूज़र को उसको देता है। सरल शब्दों में कहें तो CGI एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामान, सूचना, डाटा को वेब सर्वर तथा वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सचेंज किया जाता है। CGI के द्वारा हम वेब पेजों तथा एप्लीकेशन पर डायनेमिक कंटेंट बना सकते हैं। इसका बस यही यूज़ है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वेबसाइट को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वह डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट से लेकर छोटी स्क्रीन वाले मोबाइल डिवाइस पर भी स्क्रीन साइज और ओरिएंटेशन के अनुसार अपने लेआउट को एडजस्ट कर सके, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, इस तरीके से। तो वो होती है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है TCP/IP, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें 4 लेयर होती हैं, लेकिन एग्जाम में 4 लेयर का ऑप्शन में ही नहीं होता, 5 होता है। तो आप 5 पे भी क्लिक कर सकते हैं अगर 4 ऑप्शन में नहीं है। 5 नहीं है, 4 है, तो 4 पे करेंगे। TCP का नाम बता दिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल है यह है। और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP वर्ल्ड वाइड वेब का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। TCP/IP मॉडल एंड टू एंड कम्युनिकेशन उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसको 1970 से 1980 के दशक में US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD ने विकसित किया था। DOD की फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने विकसित किया। यह मॉडल यह निर्धारित करता है कि एक विशेष कंप्यूटर किस प्रकार के इंटरनेट से कनेक्ट होता है और उनके मध्य डाटा का ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है। जब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़ जाते हैं तो हमें वर्चुअल नेटवर्क बनाने में मदद करता है। TCP/IP मॉडल का मुख्य उद्देश्य बहुत दूरी पर कम्युनिकेशन प्रदान करना, जो लोग बहुत दूर हैं उनको कम्युनिकेशन संचार प्रदान करना, अर्थात हम इसके द्वारा बहुत दूर से जुड़ सकते हैं नेट के माध्यम से। तो यही होता है। एंगुलर JS से आप क्या समझते हैं। JS का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट। एंगुलर JS एक जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो मुख्य रूप से सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह एक निरंतर बढ़ती और विस्तारित फ्रेमवर्क है जो वेब एप्लीकेशन के लिए बेहतर तरीके प्रदान करती है। यह स्टैटिक HTML को डायनेमिक HTML में बदलता है। यह ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसे स्वतंत्र रूप से किसी के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, यह निर्देशों के साथ HTML एट्रीब्यूट का विस्तार करता है, एक्सप्लेन करता है। 10 क्वेश्चन आज का। एक्सप्लेन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ये क्या है। एक टेक्स्ट एडिटर है, इसमें आप HTML की कोडिंग सीख सकते हैं, कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। HTML के लिए ये यूज़ होता है, एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, HTML कोडिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। आपके पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, एक इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक नीड है कोडिंग की HTML के लिए। ठीक है, तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी उन्हीं में से एक है। जैसे नोटपैड हो गया आपका, उसी तरीके से सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म सोर्स कोड एडिटर है ये। यह मूल रूप से कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज का समर्थन करता है और फंक्शन के साथ उपयोगकर्ता यानी यूज़र द्वारा जोड़ा जा सकता है। यह ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड खरीदने के लिए आपको पैसे की या किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओपन सोर्स होते हैं, फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। व्हाट इज़ जावा। जावा क्या है। डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावा स्क्रिप्ट।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या अंतर है। तो जावा पढ़ लेते हैं पहले, जावा क्या है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है, एप्लीकेशन बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ करते हैं जावा का। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी गिनती हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। यह एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें लिखे गए कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हैं, चला सकते हैं। इसके सभी कोड इंग्लिश में होते हैं और इसमें न्यूमेरिक कोड का प्रयोग नहीं होता है। न्यूमेरिक कोड का प्रयोग जावा में नहीं होता है। इसमें लिखे गए कोड को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, इसलिए इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इंग्लिश में लिखी जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंस क्या है इसमें, अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावा स्क्रिप्ट। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि जावा स्क्रिप्ट एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग HTML कोड के साथ होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें अंतर है, जावा स्क्रिप्ट के कोड को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं लिखा जा सकता। जो जावा स्क्रिप्ट के कोड हैं उसको आप स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते, क्योंकि HTML कोड के साथ लिखे जाते हैं वो जावा स्क्रिप्ट वाले कोड, जबकि जावा में पूर्ण रूप से स्वतंत्र कोड लिखे जा सकते हैं। ये जो डिफरेंस है दूसरा। थर्ड, जावास्क्रिप्ट केवल ब्राउज़र पर रन होती है, जबकि जावा ब्राउज़र और JVM दोनों पर रन हो सकती है। 4 पॉइंट है, जावा की अपेक्षा जावास्क्रिप्ट का कोड आसान होता है। जावा के अगर मुकाबले में बात करें तो जावास्क्रिप्ट का कोड आसान होता है, ईजी होता है। 5 पॉइंट, जावास्क्रिप्ट को बिना कंपाइल किए ब्राउज़र पे रन कराया जा सकता है, जबकि जावा को कंपाइल कराना पड़ता है। 6 पॉइंट है, जावास्क्रिप्ट जावा के मुकाबले ज़्यादा प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। और 7 पॉइंट है, जावास्क्रिप्ट का प्रयोग HTML के साथ करके डायनेमिक वेब पेज बनाए जाते हैं, जबकि जावा का प्रयोग एप्लेट का इस्तेमाल करके स्टैंड एलोन और लाइव एप्लीकेशन बनाने में यूज़ किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू CSS सिलेक्टर। CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट CSS की फुल फॉर्म होती है। CSS सिलेक्टर का उपयोग उस सामग्री का चयन करके किया जाता है जिसे आप स्टाइल करना चाहते हैं। सिलेक्टर CSS रूल सेट का हिस्सा है। CSS सिलेक्टर अपनी ID वर्ग प्रकार विशेष आदि के अनुसार HTML तत्वों का चयन करते हैं। इसमें कई अलग अलग तरह के सिलेक्टर होते हैं, जैसे CSS एलिमेंट सिलेक्टर हो गया, CSS ID सिलेक्टर हो गया, CSS क्लास सिलेक्टर हो गया। ये सारे के सारे सिलेक्टर है, इसको आप देख लीजिएगा। जावास्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्स क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? पॉपअप यानी एक छोटी दूसरी विंडो होती है जो करंट विंडो के अंदर ही जावास्क्रिप्ट द्वारा उत्पन्न जनरेट यानी होती है। इन्हें पॉपअप बॉक्सेस भी कहते हैं, जो करंट विंडो के अंदर ही होते हैं। पॉपअप के द्वारा 3 तरह के काम किए जा सकते हैं। आप कोई भी अलर्ट प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले यूज़र से पुष्टि कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, इनपुट की आवश्यकता होने पर यूज़र से इनपुट ले भी आप सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में पॉपअप उनके अनुसार 3 तरीके के होते हैं, काम के अनुसार अगर बात करें। अलर्ट डायलॉग बॉक्स, कंफर्म डायलॉग बॉक्स और प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे व्हाट इज़ वेब होस्टिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेब होस्टिंग क्या है। जब आप वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं तो उसे सारे कंटेंट जैसे इमेज, वीडियो, पेजेस को सर्वर में स्टोर करना पड़ता है, ताकि दूसरे लोग इंटरनेट के जरिए उसे एक्सेस कर पाएँ। वेब होस्टिंग एक प्रकार की सर्विस होती है। क्या होती है? एक सर्विस होती है जो हमें अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान करती है। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरनेट पर अपलोड आप कर सकते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ होस्टिंग। वेब का उपयोग करके अपनी फाइलों को अपलोड करने, शेयर करने विभिन्न प्रकार की होस्टिंग प्रदान की जाती है। इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे शेयर होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग। ये सारे के सारे होस्टिंग के प्रकार हैं। ये इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि शेयर होस्टिंग क्या होती है। ठीक है, इसमें आपको एक दो बता देते हैं। शेयर होस्टिंग का उपयोग ज़्यादातर छोटी कंपनियों की वेबसाइट और ब्लॉग में किया जाता है। यह एक आम प्रकार की होस्टिंग है। इसमें कई वेबसाइट एक ही सर्वर पर होस्ट होती हैं और वेब सर्वर अपनी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज और भी अन्य रिसोर्सेज को सभी वेबसाइट में शेयर करते हैं। बाकी के सारे ये हैं, इसको पढ़ लेना आप, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा ये। डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTTP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का आपके सामने। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक तो डिफरेंस यही हो गया। HTML मार्कअप लैंग्वेज है, जबकि HTTP एक प्रोटोकॉल है। आप सभी जानते हैं प्रोटोकॉल नियमों को एक समूह, सेट ऑफ रूल। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है HTML, और HTTP एक प्रोटोकॉल होता है। FTP प्रोटोकॉल होता है। POP एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आपका एक प्रोटोकॉल ही होता है।
HTML का प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है, जबकि HTTP का प्रयोग उन वेब पेजों को सर्वर से लाके ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराना होता है, शो कराना होता है। HTML कई प्रकार के टैग्स को रखता है, जबकि HTTP सेट ऑफ रूल्स को रखता है, नियमों के समूह को रखता है। 5 पॉइंट HTML वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डाटा कम्युनिकेशन का एक साधन है, जबकि HTML वेब पेज को बनाने के लिए, उन्हें डिज़ाइन करने के लिए काम आता है। HTML को किस लिए यूज़ करते हैं? वेब पेज बनाने के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए, ताकि वो इंटरेक्टिव लगे, इसलिए यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द HTML? व्हाट डू यू मीन बाय टैग्स? टैग्स का मतलब क्या है और HTML क्या है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTML ही है सारी M2R5 में। HTML से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है, किस तरीके से काम करता है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करके वेब पेज बना सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्रंट एंड भाग को डिज़ाइन किया जाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज का कंबाइनेशन है। हाइपर टेक्स्ट वेब पेज के बीच कड़ी को डिफाइन करता है। मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग टैग के भीतर टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, जो वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इसके बाद एक MCQ की वीडियो आएगी, उसमें सारे MCQ डिस्कस किए जाएंगे आपके सामने, जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, टैग्स किस तरीके से होते हैं ये आप देख लीजिए। ये सारे के सारे टैग्स हैं HTML के। HTML टैग एक साधारण शब्द या अक्षर होता है जो एंगल ब्रैकेट यानी इस तरीके से घिरा होता है। इस प्रकार के साधारण अक्षर और एंगुलर ब्रैकेट के साथ HTML टैग का निर्माण होता है। कुछ प्रोटोकॉल जो आपके सामने हैं, जैसे HTTP हो गया, इसको डिफरेंस बिटवीन स्टेटलेस प्रोटोकॉल और स्टेटफुल प्रोटोकॉल, इसमें डिफरेंस क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल स्टेटफुल प्रोटोकॉल से अलग होता है, जिस तरह से अनुरोधों के बारे में जानकारी बनाए रखी जाती है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है, एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है? एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल हल्के होते हैं क्योंकि इनका उपयोग करने वाले सर्वर पूर्ण लेन देन और प्रतिक्रियाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। जब कोई क्लाइंट किसी स्टेटलेस प्रोटोकॉल को चलाने वाले सर्वर से कनेक्शन तोड़ता है, तो किसी भी डाटा को साफ या लॉगिन नहीं करना पड़ता। स्टेट की जानकारी पर नज़र रखने से सर्वर पर कम ओवरहीट होता है, इसलिए यह आमतौर पर तेज़ी से लेन देन को संभाल सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें आप पढ़ सकते हैं। HTTP के साथ फुल मोशन वीडियो सीक्वेंस, स्टोर साउंड ट्रैक, हाई रिजोल्यूशन इमेज और किसी अन्य प्रकार के मीडिया को ट्रांसफर इसमें कर सकते हैं, यही इसकी वो होता है। बाकी डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ WWW, ये इंपॉर्टेंट है। WWW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इसको क्या किया था? सन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका स्थापना एक तरीके से। ठीक है, यह मूल रूप से इंटरनेट सर्वर का एक सिस्टम है, जो विशेष रूप से, ये मैं आपको समझा चुका हूँ WWW किस तरीके से होता है, क्या काम करता है। एक वेबसाइट का डोमेन नेम को भी इसमें दिखाया गया कि डोमेन नेम क्या होता है। ठीक है, WWW क्या होता है। पहला वेब ब्राउज़र जो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया, ये आपको पता है। एप्लेट क्या है? एप्लेट एक जावा प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र में रन होता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो HTML के साथ काम कर सकते हैं। इसे HTML कोड में ही इंक्लूड कर लिया जाता है। HTML पेज में जावास्क्रिप्ट लोड करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो यही आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट है ये। HTML में नेस्टेड एलिमेंट क्या है और एक्स क्वेरी क्या है? HTML नेस्टेड तत्वों का अर्थ है, यानी मीनिंग है इसका, कि तत्व के भीतर तत्व, यानी एलिमेंट के भीतर एलिमेंट। संरचना उस मूल तत्व से शुरू होती है जो उसके अनुसार एक और तत्व होता है। जड़ तत्व सबसे भारी तत्व है। मूल तत्व के अंदर उल्लिखित अन्य सभी तत्वों के आंतरिक तत्व हो सकते हैं। एलिमेंट के अंदर एलिमेंट हो सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आज का। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाने के तरीकों की व्याख्या कीजिए। लास्ट क्वेश्चन। जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में लगभग सभी एलिमेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। सभी एलिमेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट किसी स्पेशल टाइप के डाटा या वेरिएबल होते हैं जिसकी प्रॉपर्टी और मेथड होती है। जावास्क्रिप्ट में जो भी इंसर्ट करते हैं, एरे हो, फंक्शन हो, डाटा हो, मैथ आदि सभी ऑब्जेक्ट के अंतर आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, एलिमेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। हम हमेशा जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्टिंग करते समय ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। साधारण अर्थों में जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब कुछ ऑब्जेक्ट ही होता है। यह ऑब्जेक्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड को एक जगह बाइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रॉपर्टीज़ और मेथड किसी सिंगल एंट्री को रिप्रेजेंट करती है। जावास्क्रिप्ट आपको बिल्ट इन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है। आप कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करके उसे रिलेटेड प्रॉपर्टी और मेथड प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये आज आपकी M2R5 की पहली क्लास थी, जिसके बाद अब MCQ वाली वीडियो आएगी। अब सारी MCQ ही वीडियो आएंगी। ये केवल थोड़ा HTML के बारे में आपको बताना था, M2R5 के बारे में पढ़ाना था। तो ये हो चुका है थोड़ा बेसिक। उसके बाद MCQ की क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, चैप्टर वाइज भी होंगी, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से हैं जो पूछे जा चुके हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MCQ वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।